हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी दीपावली का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और हम सभी इस उत्सव के साथ जुड़े हुए प्रसंग से भली भांति परिचित हैं कि वनवास के बाद श्री रामचंद्र जी का पुनः अयोध्या आगमन होता है। उसी के उपलक्ष्य में घर घर दीपक जलाए गए, दीपोत्सव का आयोजन किया गया और इसी उपलक्ष्य में, स्मृति में हम लोग प्रतिवर्ष दीपावली का उत्सव मनाते हैं और आज हम गोवर्धन पूजा का भी आयोजन कर रहे हैं। तो हम यहाँ इन प्रसंगों का विस्तृत अध्ययन करने या इन प्रसंगों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम इन प्रसंगों की इन जो भी छोटे छोटे विवरण हैं, इन विवरणों को इतिहास के पन्नों में देखने के लिए आज की क्लास में हम एकत्रित हुए हैं कि जैसे वनवास के दौरान श्री रामचंद्र जी का दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान हो रहा है, तो क्या इस प्रकार का यह एकमात्र विवरण है आर्य संस्कृति में, क्योंकि इन दोनों ही प्रसंगों का संबंध आर्य संस्कृति से है, उत्तर वैदिक काल से है। तो हम देखेंगे कि क्या दक्षिण प्रवास का इस प्रकार का आर्य संस्कृति में कोई और उल्लेख है और यदि है तो उसके क्या निहितार्थ हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर, चूंकि ये जो रामायण का कथानक है, जो प्रसंग है, इसमें जो नायक हैं श्री रामचंद्र जी, ये अयोध्या क्षेत्र के राजकुमार हैं, राजा भी बनेंगे। तो अयोध्या जो कि कोसल महाजनपद काल में कोसल महाजनपद की राजधानी है, तो महाजनपद काल में हम कोसल महाजनपद को केंद्र में रखकर महाजनपद काल का भी अध्ययन करेंगे। तो लेकिन हम यहाँ वैदिक संस्कृति को समझने के पहले एक चीज समझ लेते हैं कि इतिहास का कालक्रम क्या है, क्योंकि अभी हम जब वैदिक संस्कृति को एक पशुपालक संस्कृति या पैस्ट्रोल कल्चर के रूप में हम जब बात करेंगे तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात आ जाती है कि वैदिक संस्कृति, इसका अर्थ यह है कि अभी मानव पाषाण संस्कृति जो खानाबदोश संस्कृति है, इससे अभी अभी बाहर आया है और कोई भी नगरीय संस्कृति नहीं है, जबकि यह भ्रामक स्थिति है, क्योंकि वैदिक संस्कृति के पहले ही हमें सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में एक नगरीयकृत सुविकसित सभ्यता भी दिखाई देती है। तो इसीलिए हम इस भ्रामक स्थिति से बचने के लिए इतिहास के कालक्रम को समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पृथ्वी की उत्पत्ति और मानव का उद्विकास कैसे हुआ, इस चर्चा को नहीं करेंगे। मानव के उद्विकास के पश्चात मानव का विकास मानव सामाजिक जीवन में किस प्रकार आया, इसी की चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले मानव, जो प्रारंभिक मानव का जीवन है, उसे पाषाण युग के जिसका 3 भागों में हम विभाजन करते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। दूसरा विभाजन मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज। और तीसरा कालखंड नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज।
कि पूरा पाषाण काल को पुनः 3 कालखंडों में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। लेकिन हम इस विभाजन पर किसी दूसरी क्लास में बातचीत करेंगे। यहाँ हम सिर्फ इतना समझेंगे कि यहाँ इस पाषाण काल के विभाजन का आधार क्या है, और आधार यह है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में मानव जीवन के जीने के तरीके और टेक्निक्स में जो परिवर्तन आ रहा है, जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। जैसे मध्य पाषाण काल है, यह जलवायु परिवर्तन का कालखंड है और यहाँ मानव बड़े बड़े पत्थरों के औजारों से छोटे छोटे पाषाण टुकड़ों का उपयोग करने लगेगा शिकार करने में। और नव पाषाण काल की हम बात करेंगे तो यहाँ स्थायी बस्तियों के रूप में हमें निवास दिखाई देने लगेगा। तो यह विभाजन मानव जीवन में आ रहे परिवर्तन जो है इन्हीं पर आधारित है। और इसके बाद फिर हम आते हैं तो पाषाण के साथ साथ, अब यहाँ पाषाण इसका अर्थ पत्थर, पत्थर के साथ साथ धातु का उपयोग करेंगे। और पहली जो धातु है वो मानव के द्वारा जो प्रयोग की जाएगी वो है तांबा, ताम्र। इसीलिए यह काल ताम्र पाषाण काल कहलाएगा। कैल्कोलिथिक एज, कैल्कोलिथिक एज। अब देखिए, इस तथ्य को अलग से याद करने की हमें आवश्यकता नहीं है कि मनुष्य ने किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया। या हम अगर कालखंड समझते हैं तो कालखंड की सूचना के साथ ही हमें यह जानकारी मिल जाती है कि मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया और यह कालखंड ताम्र पाषाण काल कहला रहा है। और ताम्र पाषाण इसलिए क्योंकि धातु के साथ साथ अभी पाषाण उपकरणों का भी उपयोग होता रहेगा। अब ताम्र पाषाण काल के बाद अगला कांस्य युग है। इसी तांबे में जब टिन को मिलाया जाएगा तो कांसा धातु बनेगी और यह कांस्य युग ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज। और सिंधु घाटी सभ्यता यही कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता यही कांस्य युगीन सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद का जो कालखंड है वह लौह युग है, जिसमें लौह युग आयरन एज, जिसमें वैदिक संस्कृति को हम पढ़ते हैं। तो यदि हम इस कालखंड की बात करें तो वैदिक कल्चर जो है, वैदिक संस्कृति जो है, यह लौह युगीन है। और इसके पहले कांस्य युगीन सिंधु घाटी सभ्यता रह चुकी है, जो कि एक नगरीयकृत सुविकसित सभ्यता है। और वैदिक संस्कृति पशु प्रारंभिक चरण में पशुपालक संस्कृति होगी और फिर यह एक ग्रामीण संस्कृति के रूप में हमें दिखाई देगी, न कि नगरीय संस्कृति के रूप में हमें दिखाई देगी। यह बड़ी ही रोचक बात है, इसलिए इसे ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यहाँ जब कांस्य युगीन सिंधु घाटी सभ्यता है तो यहाँ नगर दिखाई दे रहे हैं, मापतौल की प्रणाली दिखाई दे रही है, लिपि दिखाई दे रही है। इस प्रकार एक विकसित सभ्यता दिखाई दे रही है, जिन तत्वों का वैदिक संस्कृति में हमें अभाव दिखाई देता है। तो वैदिक संस्कृति यहाँ पाषाण युग के तुरंत बाद की अवस्था नहीं है, बल्कि इसके बीच में ताम्र पाषाण और कांस्य युग को हम देखते हैं। उसके बाद वैदिक संस्कृति हमें दिखाई देती है। अब हम कालखंड को देखने के बाद वैदिक संस्कृति को समझ लेते हैं।
वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति और वैदिक कल्चर को जब हम पढ़ेंगे तो इसे हम हमेशा दो चरणों में बांटकर पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक संस्कृति जो कि इसका प्रारंभिक चरण है और उत्तर वैदिक संस्कृति। जैसा कि हम सभी को पता है कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हम यहाँ इन तथ्यों को अलग से समझ नहीं लिखेंगे, बल्कि वैदिक संस्कृति को यहाँ हम समझ रहे हैं। तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक संस्कृति, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऋग्वैदिक संस्कृति प्रारंभिक चरण में पशुपालक संस्कृति है। यहाँ कबीलाई संरचना दिखाई दे रही है, कबीलाई संरचना और पशुपालक संस्कृति है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह संस्कृति प्रारंभिक चरण में अपने है, तो यहाँ प्राकृतिक अवस्था में ही मानव अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और यहाँ पर सामाजिक संरचना अधिक जटिल नहीं है, सामान्य है और यहाँ पशुपालन प्रमुख रूप से हो रहा है। और इसीलिए हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारे प्रमुख देवता दिखाई देंगे इंद्र और वरुण दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि अभी धन संचय जैसी बात नहीं है और दूसरी बात यह है कि अभी प्राकृतिक अवस्था में है, तो इंद्र वर्षा के देवता हैं और वर्षा पर भी ऋग्वैदिक मानव की निर्भरता पशुओं के चारे के लिए, पशुओं को खाने के लिए वनस्पति की आवश्यकता है, तो वर्षा की प्राप्ति के लिए इंद्र देवता की उपासना की बात आएगी। और कबीलाई संरचना है, कुछ लोग समूह में रह रहे हैं, सामाजिक संरचना है, हालांकि अधिक जटिल नहीं है, लेकिन यहाँ पर नैतिकता की आवश्यकता होगी किसी समाज को चलाने के लिए, तो वहाँ वरुण नैतिकता के देवता के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि हमें पता है कि ऋग्वैदिक संस्कृति में जो आर्य संस्कृति है, वैदिक संस्कृति में जो आर्य संस्कृति है, हम जिसे आर्य संस्कृति कह रहे हैं, यह आर्य जनजाति, आर्य जाति, लड़ाकू जनजाति, कबीलाई संरचना है और लड़ाकू जाति के रूप में आर्य जाने जा रहे हैं। तो जब लड़ाकू जाति के जब रूप में है, तो कबीलों के बीच में संघर्ष की भी स्थिति आएगी, युद्ध की स्थिति भी आएगी। तो यहाँ युद्ध भी प्रमुख रूप से है, तो इंद्र युद्ध के देवता हैं, इसीलिए यहाँ देवता भी जो दो दिखाई दे रहे हैं, इंद्र और वरुण, वो तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए इन देवताओं का वर्णन है। और यहाँ हम जब ऋग्वैदिक काल में कबीलाई संरचना की बात कर रहे हैं, समाज की संरचना बहुत ही सामान्य है, जटिल नहीं है, तो यहाँ आपको प्रत्येक व्यक्ति एक मत रखता हुआ कुछ कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। और इसीलिए यहाँ पर जो संस्था दिखाई देगी प्रारंभिक चरण में है, वह विदत है। तो आपसे कभी भी अगर प्रश्न पूछा जाए कि ऋग्वैदिक संस्था कौन सी प्राचीनतम है और ऑप्शन में विदत हो, तो आप विदत लगाएंगे, ऑप्ट करेंगे। तो विदत में सभी लोग सदस्य हैं और सभी, इसका अर्थ है पुरुष भी और महिलाएं भी, सभी इसके सदस्य हैं और कबीले के लगभग सभी निर्णय इसी विदत के माध्यम से लिए जा रहे हैं। तो यहाँ हमें एक विकेंद्रीकृत संरचना दिखाई दे रही है, किसी एक व्यक्ति के पास या कुछ लोगों के पास शक्ति का केंद्रीकरण नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में यही शक्ति का केंद्रीकरण हमें दिखाई देगा, जब यहाँ पहले तो विदत, अब हमने जैसा कहा कि कबीले की सुरक्षा के लिए युद्ध में नेतृत्व देने के लिए यहाँ इंद्र देवता की भूमिका है, इसी तरह राजा की भूमिका आएगी और उस राजा का चयन करने के लिए एक अलग संस्था होगी जिसका नाम है समिति। समिति, और समिति के भी सदस्य सभी लोग होंगे, स्त्री पुरुष
सभी सदस्य होंगे इसके, और यहाँ निर्वाचन जैसी, राजा के निर्वाचन जैसी हमें प्रक्रियाएं भी इससे जुड़ी हुई होंगी। और राजा क्या कर रहा होगा, राजा युद्ध में कबीला का नेतृत्व कर रहा होगा, कबीले में सामाजिक व्यवस्था को देख रहा होगा। इसीलिए जो राजा है, समिति के माध्यम से जो चयनित हो रहा है, जिसका निर्वाचन हो रहा है, उसे जनस्य गोप, राजा नहीं कहा जा रहा है, जनस्य गोप, जन की सुरक्षा करने वाला जनस्य गोप कहा जा रहा है। और तो इस प्रकार अभी भी विदत धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में अपना अस्तित्व खो देगी, लेकिन अभी समिति के पास राजा के निर्वाचन जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं, कार्य प्रणालियां। और अभी विकेंद्रीकरण का तत्व है, राजा वंशानुगत नहीं है, निर्वाचित है। और इसके समिति के साथ ही उत्तर वैदिक काल में सभा नाम की संस्था दिखाई देगी, जिसमें कुछ वयोवृद्ध या कुछ विशेष लोग ही सदस्य होंगे, सभी लोग यहाँ सदस्य नहीं होंगे। और इसके पास अब न्याय जैसे कार्य अब इस सभा के पास आ जाएंगे, और धीरे धीरे करके विदत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यह अपना महत्व खो देगी, और इसका कार्य समिति और सभा में वितरित हो जाएगा। और धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल के बाद समिति भी अपना महत्व समाप्त कर देगी। इसका जब महत्व कम होगा तब राजा वंशानुगत होने लगेगा। समिति का महत्व समाप्त होगा, इसका अर्थ यह है कि राजा वंशानुगत होने लगेगा। और जब ऐसी स्थिति होगी, राजा शक्तिशाली होगा, राजा की शक्ति का केंद्रीकरण होगा, और अब राजा और राजा के साथ ही राज्य की सभा, राजा की जो सभा है, राजा और राज्यसभा, इन्हीं दो के पास शक्ति का केंद्रीकरण होगा। और आगे चलकर इसीलिए हम जितने भी प्रसंग पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल या उसके बाद के, वहां राजा और राजा के साथ साथ राज्यसभा का ही महत्व होगा। समिति और विदत जैसी संस्थाएं अधिकतर वहां हमें नहीं दिखाई देती हैं। और यही अब राजा और राज्यसभा के पास जब शक्ति होगी, केंद्रीकरण होगा, तो यही जो जन है, ये जन जनपद में परिवर्तित हो जाएगा। और यही जनपद जब आपस में विलय होंगे या एक दूसरे के साथ संघर्ष होंगे और बड़े बड़े जनपदों का विकास होगा, तो उन्हें महाजनपद कहा जाएगा। बुद्ध काल में हमें अनेक महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। और इतिहासकारों के बीच 16 महाजनपद मुख्य रूप से सर्वमान्य हैं। तो अब हम यहाँ देख चुके हैं कि किस प्रकार ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक संस्कृति में कबीलाई संरचना से नगरीकृत संरचना आई, राजा अस्तित्व में आया, और उसके साथ ही जनपद महाजनपद में परिवर्तित हुए। अब हम 16 महाजनपदों का उल्लेख देखेंगे और फिर उनमें कोसल महाजनपद को केंद्र में रखकर बात करेंगे। आपको जैसा हमने अभी भी बताया कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है, इसीलिए उस कालखंड को महाजनपद काल भी कहा जाता है। तो हम अभी यहाँ भारत में ये जो 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हैं, इनका विवरण देखेंगे और हम इसे मानचित्र के माध्यम से देखेंगे ताकि इसे हम आसानी से याद रख सके। तो हम यदि इसे प्रायद्वीपीय भारत मान लें और यहाँ अफगानिस्तान का, वर्तमान जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है उसे समझें, तो यहाँ आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो कि आज भारत का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर 2 आपको महाजनपद दिखाई देंगे, गांधार
और काम्बोज। गांधार और कंबोज। गांधार की राजधानी तक्षशिला है और कंबोज की राजधानी हाटक है। ये दो हैं जो आज वर्तमान भारत की सीमा में नहीं आते हैं। इसके बाद हम वर्तमान भारत की सीमा में यदि देखें तो कुरु को हम केंद्र में रखकर हम यहां बात करेंगे। तो कुरु जो आज का दिल्ली का क्षेत्र है, यहां कुरु क्षेत्र था और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अब हम यदि कुरु से पूर्व की ओर चले तो हमें दिखाई देगा मथुरा के क्षेत्र में सूरसेन, जिसकी राजधानी है मथुरा। सूरसेन जिसकी राजधानी है मथुरा। और यदि हम उससे उत्तर पूर्व की ओर चलें तो यहां हमें पांचाल, जो कि आज के फर्रुखाबाद के क्षेत्र में है, और इसकी राजधानी की हम बात करें तो अहिछत्र और कांपिल्य है। अहिछत्र और कांपिल्य है। और इसके बाद यदि हम आगे बढ़कर देखें तो अयोध्या का क्षेत्र जहां है वहां कौशल। रामचरितमानस में भी हमें कौशल का उल्लेख प्राप्त होता है। हृदय राखी कौशलपुर राजा, तो कौशल का वहां भी उल्लेख है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और अयोध्या है। श्रावस्ती और अयोध्या है। और कौशल से जब हम पूर्व में आएंगे तो यहाँ मल्ल और वज्र दो गणराज्य हमें दिखाई देंगे। भारत के मानचित्र में यहाँ आगे बढ़ के हमें करना पड़ रहा है। इसे मानचित्र से देख लीजिए, मल्ल और वज्र दो हमें दिखाई देंगे। और इसके बाद हम अगर इलाहाबाद के क्षेत्र में आए तो इलाहाबाद से पश्चिम में ही एक डिस्ट्रिक्ट है कौशाम्बी, जहां जो कि राजधानी रह चुका है वत्स की, वत्स महाजनपद की। और इसके बाद एक महाजनपद होगा काशी, जिसकी राजधानी है वाराणसी। और बिहार में जो दो क्षेत्र हैं इसके बाद वो है मगध, जिसके विषय में हम पढ़ते ही रहते हैं प्रायः। और उसके बाद अंग। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह और अंग की राजधानी चंपा। तो इस प्रकार से हम यदि देखेंगे तो आसानी से इन्हें हम याद कर सकते हैं। और अब यदि हम कुरु से पश्चिम की ओर आए तो यहाँ हमें दो महाजनपद दिखाई देते हैं। राजस्थान के क्षेत्र में अलवर, भरतपुर, जयपुर के क्षेत्र में मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर है। और आज के बुंदेलखंड क्षेत्र में आए तो हमें एक जो क्षेत्र दिखाई देता है वो है महाजनपद दिखाई देता है, वो है चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती। और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में एक हमें महाजनपद दिखाई देगा जिसका नाम है अवंती। और अवंती की राजधानी है उत्तरी अवंती की उज्जैनी, जो कि आज भी उज्जैन का क्षेत्र है। और महिष्मती साम्राज्य को एक फिल्म में भी फिल्मांकन किया गया है आप लोग, लेकिन उसे फिल्म की तरह देखना है। यहाँ हम इतिहास में इसे हम अवंती पढ़ेंगे। और विंध्य के दक्षिण में, नर्मदा के दक्षिण में गोदावरी के तट पर एक महाजनपद है जिसका नाम है अस्मक और जिसकी राजधानी है कोटन। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि नर्मदा के दक्षिण में पाया जाने वाला महाजनपद कौन है, तो वो है अस्मक। तो इस प्रकार से हम यदि चाहें तो हम आराम से याद कर सकते हैं
महाजनपद और उनकी राजधानियां, देखिए गांधार तक्षशिला जिसकी राजधानी है, कंबोज जिसकी राजधानी हाटक है, और कुरु को हम केंद्र में रखकर कुरु के बाद सूरसेन, पांचाल, कौशल, मल्ल, वज्र, मल्ल और वज्र, मल्ल की राजधानी कुशीनगर क्षेत्र है और वज्र विदेह, मिथिला, और यहां से अगर देखेंगे तो मिथिला, विदेह, नरेश जनक जी को भी कहा जाता है, और इसी वज्र संघ से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र इतिहास में बार बार पढ़ने को मिलता है, वैशाली। तो वज्र संघ में है, तो ये मल्ल और वज्र दोनों संघ हैं, और आप बड़ी रोचक बात देखेंगे कि ये एक क्षेत्र विशेष में है, बकाया सभी जगह राजतंत्र में दिखाई दे रहा है। और इसके बाद काशी, वत्स और काशी जो कि इलाहाबाद के पास है, काशी की राजधानी वाराणसी और वत्स की कौशाम्बी। इसके बाद मगध और अंग, ये महाजनपद है। और फिर कुर से हम पश्चिम में देखेंगे तो मत्स्यचेदी, और दक्षिण में अवंती, और नर्मदा के दक्षिण में अस्मक, कोटन। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हम 16 महाजनपदों को आसानी से याद कर सकते हैं। और यहाँ आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है कौशल, और कौशल के साथ साथ हम कुरु और पांचाल पर भी बात कर सकते हैं, कुरु, पांचाल और सूरसेन पर, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा की जब हम बात करें तो इसका संबंध मथुरा से भी है, और क्योंकि सूरसेन जो यहाँ के शासक हैं उनका इससे संबंध है, और अभी दक्षिण प्रवास की जब बात करेंगे तब भी यहाँ इसका उल्लेख हमें मिलेगा। तो 16 महाजनपद हम इस प्रकार से देख सकते हैं। अब हम कौशल महाजनपद की स्थिति क्या है और उस पर हम पहले बात करेंगे। जब हम मगध में ऐतिहासिक काल को पढ़ रहे होते हैं और मगध में हर्यक वंश पढ़ रहे होंगे, तो उस समय जब हर्यक वंश के शासक बिंबसार हैं, तो उसी समय हमें कौशल के राजा कौशल नरेश, ये हर्यक वंश कहाँ है? मगध में। मगध में जब हमें हर्यक वंश पढ़ रहे होते हैं उसी समय कौशल नरेश प्रसेनजित, कौशल के नरेश कौन है? प्रसेनजित का वर्णन प्राप्त होता है, जिनकी बहन महाकौशला या कौशल देवी, महाकौशला या कौशल देवी का विवाह बिंबसार के साथ होता है। और हमें विवरण प्राप्त होता है कि इस विवाह में बिंबसार को काशी दान में प्राप्त हुआ था। इस उल्लेख से हमें 2 चीजें प्राप्त होती हैं। पहली तो यह कि इस समय तक कौशल के अधीन काशी क्षेत्र आ चुका था, जिसे दहेज के रूप में बिंबसार को प्रदान किया गया। और दूसरा, यह इतिहास को पढ़ने के क्रम में हम देखते हैं कि कौन सी सामाजिक स्थिति, कौन सी सामाजिक रिवाज जो है इस समय दिखाई दे रहा है। तो दहेज नाम की चीज भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और यही बिंबसार, इनके पुत्र अजातशत्रु का काशी के प्रश्न पर ही कौशल से विवाद होगा, संघर्ष होगा, जिसमें अजातशत्रु काशी सहित संपूर्ण कौशल महाजनपद को ही, कौशल महाजनपद का मगध में विलय कर लेगा, विलय कर लेगा। तो हम देख रहे हैं कि कौशल की जो ऐतिहासिकता है, कौशल महाजनपद की जो या जनपद के रूप में, जन के रूप में, वो हमें उत्तर वैदिक काल में इन प्रसंगों में, जहाँ रामायण, रामचरित जैसे ग्रंथों में जो विवरण प्राप्त हो रहे हैं, वहां से कौशल का विवरण हमें प्रारंभ होता है प्राप्त होना। और ऐतिहासिक हर्यक वंश के शासन काल के समय भी हमें इसका इस प्रकार से विलय होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कौशल के इतिहास को हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से समझा है। अब हम आज की जो चर्चा है, इसका जो एक बिंदु है, जो मैंने प्रारंभ में ही आपसे कहा था कि दक्षिण भारत की ओर जो प्रवास हो रहा है श्री रामचंद्र जी का, उस पर भी हम बात करेंगे कि इसके क्या निहितार्थ थे। तो जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक संस्कृति में हम देखें
और प्रारंभिक विवरण को देखें तो आर्यावर्त का जो वर्णन हमें प्राप्त होता है वह ऋग्वैदिक प्रारंभिक साक्ष्यों में विवरणों में हिमालय के क्षेत्र से प्रारंभ होकर विंध्य तक इसका विस्तार बताया गया, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जो विस्तार है आर्यावर्त का, इसकी व्याख्या हिमालय से लेकर समुद्र तट तक इसकी व्याख्या की गई है। इसका अर्थ यह है कि आर्यावर्त का, आर्य भूमि का, भारत भूमि का विस्तार जो है वह समुद्र तट तक हुआ। तो विंध्य से समुद्र तट के बीच जो आर्यावर्त या आर्य संस्कृति के जो विस्तार की बात है, यही अनेक ऋषि मुनियों और अनेक योद्धाओं के दक्षिण प्रवास के संकेत को की ओर संकेतित करता है और अनेक ऋषि मुनियों के विंध्य पर्वत को पार करके दक्षिण की ओर जाकर आर्य संस्कृति के प्रचार प्रसार का, विस्तार का वर्णन हमें प्राप्त होता है। श्री रामचंद्र जी ही जब दक्षिण की ओर जा रहे होते हैं तो अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को अगस्त्य ऋषि के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने दक्षिण की ओर प्रवास किया और अनेक राक्षसों का अंत करके उसके बाद इस भारत भूमि को, भारत भूमि या उन्होंने इसका विवरण इस दुनिया को, इस पृथ्वी को, जब यहाँ हम पृथ्वी कह रहे हैं तो आर्यावर्त का ही यहाँ उल्लेख है, तो इस पृथ्वी को निवास योग्य बनाया है, ऐसा विवरण हमें रामचरितमानस रामायण में भी प्राप्त होता है। इसके अलावा संगम युग के एक टीकाकार है जिनका नाम है नच्ची नक्कनियर, जो अगस्त्य ऋषि का वर्णन करते हैं और इन्हें द्वारिका से संबंधित बताते हैं। तो नच्ची नक्कनियर भी अगस्त्य का वर्णन करते हैं और आज भी दक्षिण भारत में अगस्त्य ऋषि का विशेष महत्व है। अगस्त्य ऋषि का दक्षिण भारत में विशेष महत्व है और जो यह पुष्टि भी करता है कि नक्कनियर ने जो भी वर्णन किया या श्री रामचंद्र जी द्वारा जो भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है वो अगस्त्य ऋषि की जो भूमिका है दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के विस्तार को, उसकी ओर भी इंगित करती है। और नक्कनियर ने जिस प्रकार से अगस्त्य ऋषि का द्वारिका से संबंध बताया, तो द्वारिका भी दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का विस्तार, आर्य संस्कृति का एक नगर है ये द्वारिका, जिसको की स्थापना की जा रही है। तो यह भी दक्षिण की ओर आर्य संस्कृति के विस्तार को ही संकेतित कर रहा है। आर्य संस्कृति का विस्तार, इसका अर्थ है कोई धर्म, किसी संप्रदाय का विस्तार नहीं, बल्कि आर्य संस्कृति एक कृषि पद्धति का विकास है, लौह तकनीक से युक्त एक संस्कृति है जिसका विस्तार दक्षिण भारत में भी ऋषि मुनियों के द्वारा और अनेक योद्धाओं के द्वारा किया जा रहा है। हेराक्लीस ने अपनी पुत्री को भेजा, इस प्रकार के भी विवरण हमें प्राप्त होते हैं। हेराक्लीस अर्थात वह भी वैष्णव धर्म से संबंधित ही देवता की बात की जा रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिण भारत की ओर जो प्रवास है ऋषि मुनियों और योद्धाओं का, वह आर्य संस्कृति के विस्तार का ही एक हिस्सा है। और इस क्रम में हम जब मौर्य काल तक आएंगे या नंद वंश तक आएंगे तो जो भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, इसकी सीमाएं आपस में मिल चुकी होंगी और जो मौर्य साम्राज्य है इसकी सीमाएं सुदूर दक्षिण के चेर, चोल, पांड्य राज्यों से मिल रही होंगी। तो इस प्रकार हम उत्तर और दक्षिण के संबंधों को भी देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके आगे वैदिक संस्कृति के अनेक पहलू हैं जिन पर हमें बात करनी है, चाहे वो आश्रम व्यवस्था हो, वर्ण व्यवस्था हो या ऋण की बात हो, अनेक अवधारणाएं हैं, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास की बात, वो हम अलग अलग वीडियोज में, आगे नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः आप लोगों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
धन्यवाद।